फॉर द बॉन्ड्स। तो पहली बात तो हमें ये समझना है कि ड्यूरेशन होती क्या चीज है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक बॉन्ड के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, पढ़िए जरा प्लीज। बेटे मैं ये कह रहा हूं कि ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड की बात अगर मैं करूं तो आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं। वैसे नीचे मैंने देखिए कुछ लिखा भी हुआ ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड के लिए, और मैं चाहता हूं कि आप सब एक बार मेरे साथ साथ ये कंसेप्ट लिख लें, क्योंकि कंसेप्ट ये मैंने इसकी पीपीटी नहीं बनाई तो लिखें जी कंसेप्ट 24 से 27। हेडिंग लिखें ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड। इट implies it implies it implies the time duration. It implies the time duration required. It implies the time duration required to recover the original amount invested by a bond holder. It implies the time duration required to recover the original amount invested by a bond holder. B point. Duration of a bond. Duration of a bond. सब बच्चे लिखेंगे is similar to pay back period. Duration of a bond is similar to payback period as discussed in capital budgeting decisions. As discussed in capital budgeting decisions. आराम से shorter the duration, shorter the duration of a bond, better it is. जितना बॉन्ड का ड्यूरेशन शॉर्टर होगा बेटे उतना बढ़िया। शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड बेटर इट इज। डी पॉइंट में लिख रहे हैं फॉलोइंग आर द स्टेप्स, फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड। Following are the steps to be followed while calculating duration of a bond. Step number 1, calculate cash आउटफ्लोस। बेटे जैसे वहां पे निकालते थे वही निकालेंगे। कैलकुलेट कैश आउटफ्लो, दैट इज अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग द बॉन्ड फ्रॉम द मार्केट at current market price। आराम से बेटे स्टेप नंबर 1, calculate cash outflows, that is amount required to be investing in purchasing the bond from the market at current market price। Step number 2, calculate
cash inflows, that is operating cash inflows, ब्रैकेट में इंटरेस्ट, बेटे इंटरेस्ट तो ऑपरेटिंग है, एंड terminal cash inflow, that is redeemable value from that bond. Step number 3, calculate cumulative cash inflows. Calculate cumulative cash inflows. Calculate cumulative cash inflows. Step number 4, prepare a table showing calculation of duration of a bond as per following format. बेटे एक फॉर्मेट है जो हमने पीबी पीरियड में निकाला था, जो पे बैक पीरियड में किया था, इसीलिए मैं कहता हूं ये चैप्टर आपको कैपिटल बजटिंग के बाद करना चाहिए। समझ में आई? ईयर कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, ड्यूरेशन। लो बेटे, लो ना बेटे, कितनी मेहनत तो कर रहा हूं। अब बेटे 5th ईयर में रिडीमेबल वैल्यू भी लिख देंगे और यहां क्यूमुलेटिव लिखेंगे, ये बात सबको पता ही है, बोलो ना। और फिर यहां टोटल कर देंगे, इसको बोलते हैं बेटे टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड। लो बेटे आराम से। बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप सभी ने कैपिटल बजटिंग में पे बैक पीरियड का नाम सुना होगा, मतलब जो आउटफ्लो आप शुरू में लगाते हो वो कितने पीरियड में कैश इनफ्लो के थ्रू वापस आ जाएगी, उस समय को हम कहते हैं क्या? पे। जो मैंने पे किया था वो बैक वापस कब पीरियड कब आएगा। तो बेटे ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड का भी मतलब यही होता है कि जो टाइम ड्यूरेशन है, हमने जो बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो पैसे, वो टाइम जो लगाया है, जो पैसा लगाया है, वो कितने दिनों में वापस आएगा बॉन्ड होल्डर को। शॉर्टर द बॉन्ड ड्यूरेशन बेटर इट इज। बेटे आप मुझे एक चीज बताओ, मैं आपके सामने 2 इन्वेस्टमेंट रखूं, मैं कहूं जी ये बॉन्ड आप ले लीजिए, इन्फोसिस का भी अवेलेबल है, और एक बॉन्ड टाटा स्टील का भी अवेलेबल है, और आपको कहूं कि इसमें आपका टाइम ड्यूरेशन 3 इयर्स है और इसमें 4 इयर्स है, क्या ड्यूरेशन बताइए जी, आप कौन सा बॉन्ड लेंगे? अगर मैं कहूं कि आपको पैसे जल्दी चाहिए, शॉर्टर द बॉन्ड टाइम ड्यूरेशन बेटर इट इज। तो बेटे एक तो तरीका है पे बैक पीरियड के हिसाब से निकालने का। वैसे मैंने जहां पे जो किया है
वो नोट 1 भी दिया हुआ, जरा नीचे नोट 1 पढ़िए। मैंने लिखा है ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड इज नथिंग बट पे बैक पीरियड, फॉलोइंग स्टेप्स मे बी फॉलोड, कैलकुलेट इनफ्लोज, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज, कैलकुलेट वेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज, मल्टीप्लाई वेट्स विद ईयर्स। तो बेटे यहां पर एक अलग सा तरीका, आंसर सेम आएगा। और मुझे लगता है कि शायद मैंने आपको यहां पर एक चीज और बतानी थी जो मैं नहीं बता पाया। बेटे इसमें आप पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज भी निकालेंगे, मतलब ये समझ लीजिए ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के बराबर होता है। तो यहां पर भी हम थोड़ा सा ठीक करेंगे। एंड प्रेजेंट वैल्यू यहां ठीक कर लें स्टेप 2 में, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, इसीलिए एक लाइन जोड़ी थी बेटे, कैलकुलेट क्यूमुलेटिव ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, उसका क्यूमुलेटिव टोटल कर देंगे। ठीक है जी, आराम से, कोई टेंशन है ही नहीं ना। स्टेप 1, स्टेप 2 इनफ्लोज और उसकी प्रेजेंट वैल्यूज, और स्टेप 3 क्यूमुलेटिव ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, और स्टेप 4 टेबल में हल्का सा चेंज कर दिया मैंने। तो आइए जी एक क्वेश्चन करके देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड। लो बेटे, ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज, और यहां लिख रहा हूं बेटे ड्यूरेशन। बेटे पहला कॉलम है ईयर, 0 1 2 3। बेटे आज अगर आप लेते हो तो 1000 रुपए आपकी जेब से चले जाएंगे, और 8% के हिसाब से बेटे 80 रुपए यहां मिलेंगे, 80 रुपए यहां मिलेंगे, और 1080 रुपए यहां मिलेंगे, क्योंकि रिडेम्पशन भी मिल जाएगी और रिडीमेंशन के कंडीशंस डाल दिए तो पार पार पार। ओके, 5% डिस्काउंटिंग रेट है बेटे, पहले ईयर का तो 1 ही होता है बेटे। तो मैं यहां पे फैक्टर लिख रहा हूं 0.9523, 0.9070, 0.8638। ये कैसे आया होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.05 रेज टू पावर 1 अगर पहले साल का, रेज टू पावर 2 और दूसरा साल का। ठीक है जी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज 80 इंटू 0.9523, ये आ गया जी 76.184, 80 इंटू 0.9070, 72.56, 1080 इंटू 0.8638, 932.90, ये आ गया जी 76.184 प्लस 72.56, यह आया जी 148.74। टाइम ड्यूरेशन हो या ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड हो या पे बैक पीरियड हो, मुझे तो रहीमन जी का एक दोहा याद आता है, साईं इतना दीजिए मैं भी भूखा ना रहूं साईं, और साधु भी भूखा ना जाए साईं। तो ड्यूरेशन का मतलब है जो 1000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए थे बस वही मुझे वापस मिल जाए, और कितने समय में मिल जाएंगे उसी का तो नाम है ड्यूरेशन। अब देखिए जी मेरे वो 148 रुपए मिल गए, तो 1000 माइनस 148.74, मेरे को और कितने पैसे चाहिए?
851 रुपए चाहिए 26 पैसे, और मुझे मिलेंगे कितने 932 रुपए 90 पैसे इंटू 12, 1 2, और बेटे महीनों में आ जाएगा 932, तो ये आ गया जी 10.94 मंथ्स। तो यहां लिख रहा हूं जी 2 years 10.94 मंथ्स। अब ईयर्स में भी निकाल सकते थे, तो फिर मैं 12 से गुणा नहीं करूंगा, ऐसे कर लेते हैं 851.26 अपॉन 932.9। मैंने एक्चुअली में ईयर्स में आंसर दिया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है। ये आ गया जी 0.912, 0.912, तो 2 years या 2.91 years देख लीजिए। मैंने जो सॉल्व किया है उसमें और इसमें हल्का सा आंसर चेंज है। आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। मैंने कहा दोनों मेथड ठीक है, दोनों का एक्चुअली में लॉजिक भी ठीक है, और डेसिमल की वजह से ऊपर नीचे हो गया। तो लिखिए जी इट इंप्लाइज बॉन्ड होल्डर will get original investment in 2.91 years. Shorter the duration of a bond, better it is. आराम से बैठे, मैंने 11th क्वेश्चन कर दिया, 12th क्वेश्चन भी है आपके सामने ही, और मैंने सॉल्व भी कर दिया है। तो मैं अब पहले 13th में आ जाऊंगा। 11th और 12th दोनों एक जैसे हैं, और इसको सॉल्व कर दिया है, फुल आंसर दे दिया है। तो मैं चाहूंगा कि मैं 13th क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, और क्योंकि मुझे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स भी खत्म करना है, आज का लास्ट लेक्चर है, तो मैं 13th क्वेश्चन में पढ़ना शुरू कर दिया जी। फ्रॉम द जानकारी मुहैया बिलो, वो कह रहे हैं डाटा अवेलेबल बिलो, फेस वैल्यू है जी 1000 रुपए, इंटरेस्ट रेट 8% और 16% है, ठीक है जी। लाइफ 6 ईयर है, 6 साल है जी। रिडेम्पशन 1000 रुपए की पार वैल्यू पर रिडीम हो रही है। यील्ड का मतलब होता है यील्ड टू मैच्योरिटी, रिटर्न और एक्सपेक्टेशंस और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 17%। लो जी, व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस? पहली बात बता जी, मार्केट प्राइस बताओ कितना होगा। मार्केट प्राइस का मतलब होता है वैल्यू, एटलीस्ट मार्केट प्राइस शुड बी इक्वल टू वैल्यू। फिर दूसरा ड्यूरेशन की बात कर रहा है, और तीसरा वोलेटिलिटी की बात कर रहा है। तीनों बातें करेंगे। तो पहले मैं आपको नोट 1 लिखवा दूं, ये वर्किंग नोट 1 था, वर्किंग नोट 2 लिख लीजिए। द करेंट मार्केट प्राइस should be equal to present value of future benefits, should be at least equal to, मैंने कहा जी कम से कम उसके बराबर तो होनी चाहिए present value of future benefits। Hence, we have to calculate
present value of future benefits which खत्म, that is intrinsic value भी लिख सकते हैं, that is intrinsic value. वर्किंग नोट 2 आ गया जी. तो मैं लिख रहा हूं जी मेन आंसर, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू. लो जी 1 to 6 और 6 ईयर अलग से भी लिख सकते हैं. अब तो आपको समझ आ रहा है, जब इंटरेस्ट रेट सेम हो तो 1 to 6 लिख दें सीधा ही, और 6 ईयर अलग लिख दें क्योंकि 6 ईयर में रिडेम्पशन होती है. ठीक जी. तो 16% 160 और यहां 1000 आ गया. तो जल्दी जल्दी होगा, 17% की एन्युटी निकाल लीजिए. 17 ग्रैंड टोटल. अब मैंने क्या किया, जल्दबाजी में ग्रैंड टोटल कर दिया और लास्ट ईयर के नहीं लिखे, मुझे दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि जब मेरे को लास्ट ईयर अलग से भी चाहिए तो ग्रैंड टोटल करने से पहले अलग वाली चीज लिख दो, फिर ग्रैंड टोटल करो. ये आ गया जी 0.389 और फिर ग्रैंड टोटल 3.58. अब यहां टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स बाय परचेजिंग द बॉन्ड. लो बेटे 160 इंटू 3.589, 1000 इंटू 0.389, ये आ गया जी 963.24. डेसिमल्स की वजह से फर्क है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लिख दें. वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड या मार्केट वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड should be approximately equal to rupees 963 rupees 24 paisa. Second point, statement showing duration of a bond. अब बेटा मैं ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड निकाल रहा हूं. सेकेंड पार्ट ड्यूरेशन बोला और फिर थर्ड पार्ट वोलेटिलिटी बोला. ठीक है जी, खत्म होने वाला है. फिर इक्विटी शेयर शुरू करेंगे, इक्विटी शेयर शुरू करेंगे. चलिए, तो ड्यूरेशन तो वही होती है बेटे, पे बैक पीरियड. या इसको दूसरा ढंग से समझा दूं, ईयर कैश फ्लो, present value factor, present value of cash inflows, proportion, इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे मैंने लिखा है proportion of bond value. या मेरे हिसाब से तो एक ही कंसेप्ट लगाइए, आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे. ईयर कैश फ्लो, present value factor, present value of cash inflows, cumulative of cash inflows, और यहां पर लिख रहे हैं जी ड्यूरेशन. 0 1 2 3 4 5 6 कैश फ्लो. बेटे
₹1000 जाएंगे और बेटे 16% के हिसाब से ₹160 मिलेंगे एक साल में। बेटे आराम से देख लें, कोई जल्दी तो है ही नहीं। मैंने 6th ईयर में स्टार क्यों लगाया आप समझ चुके होंगे, मैं नहीं बताऊंगा। यहां पर आ जाइए और बेटे यील्ड टू मैच्योरिटी 17% है। चलिए जी शुरू करें। 0.854, 0.730, 0.624, 0.533, 0.456, 0.389। बेटे 160 इंटू 0.854। आप आराम से बैठो बेटे, कॉपी करो। मैं कर रहा हूं, मैंने तो सीएस बनना है अभी, आप बन चुके हो। आराम से बैठो, कॉपी करने के लिए तो पैदा हुए आप। अपने आप मत करना है, अपने आप मत करना। शर्म नहीं आती आपको? थोड़ी सी शर्म तो बची होगी या नहीं बची? ये खत्म होगी सारी शर्म? चुपचाप कर लो, पागल बनाया हुआ है। लो बेटे, ले लो। तो मैं क्यूमुलेटिव ऑफ कैश इनफ्लोस को निकालने जा रहा हूं। पे बैक पीरियड का एक कंसेप्ट है, ₹1000 चाहिए। आप भी निकालिए, समझदार बच्चे हैं आप। क्यों ऐसे कॉपी पेस्ट करते हैं, क्यों मुझसे ऐसे बुलवाते हैं? अच्छा थोड़ी लगता है, इतने आप बड़े हो गए हैं और मैं आपको डांटूं। इतने बड़े पुराने जमाने में तो लोगों की शादियां हो जाती थी, बच्चे भी हो जाते थे। आप अपने और हम आप अपने माता पिता से पूछो तो इतनी उम्र में तो मैरिज हो गई थी, और आप इसी उम्र में आप अभी वैसे डांट खाते हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब मैं डांटता हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ। लेकिन क्या करूं, मुझे आपका भला चाहिए ना, मैं आपका भला देखना चाहता हूँ। तो एक माँ अपने बच्चों को डांटती है ना जब उसका बच्चा खराब बात करता है, तो मुझे दुख होता है ना बेटे। इतना सारा व्हाट्सएप में आप लगे रहते हो, इतने सारे मैसेजेस करते हो, मोबाइल फोन में इतना लग जाते हो, सारी एनर्जी शाम तक डाउन कर लेते हो, तभी तो बार बार यॉन करते हो और नींद आ जाती है आपको, फोकस नहीं हो, तभी तो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाओगे ना बेटे। दुख होता है ना इस बात का। चलो 511 तक निकालो, चलो कोई बात नहीं, मुंह ठीक करो। चलो अब देखो जी, 511 आ गए, मुझे 1000 और चाहिए, तो 488.48 चाहिए। तो थोड़ी सी गलती हो गई कहीं। चलिए मैं तो ये कहता हूं कि आप, कहीं मिस्टेक हो चुकी है बेटे, मेरे से मिस्टेक हुई है बेटे, कोई बात नहीं, मैंने इसका फुल आंसर आपको दिया हुआ है। आप प्लीज फुल आंसर से देख लें कहां पे मिस्टेक हुई है। मैं आगे थोड़ा सा चलना चाहूंगा। 99.99 तो समझ आ ही गया कि मैंने क्या बताना है, ड्यूरेशन में कैसे बोलना है। तो आइए जी, मैं इस चैप्टर के लास्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ूंगा और लिखिए जी कंसेप्ट 28 to 32, वैल्यूएशन ऑफ नॉन फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज और वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। आराम से बेटे आखिरी कंसेप्ट की तरफ चल पड़े। लिखें, इन केस ऑफ equity shares it is difficult to calculate, it is difficult to calculate
the value of future benefits. It is difficult to calculate the value of benefits because rate of dividend is not fixed. Moreover, redemption of equity shares, redemption of equity shares जैसे प्रेफरेंस शेयर्स में और बॉन्ड्स में होती थी, redemption of equity shares is not possible, हो ही नहीं सकती as per कंपनीज एक्ट। दोनों 1956 भी और 2013 भी, दोनों एक्ट में इक्विटी शेयर्स की रिडेम्पशन नहीं हो सकती, बायबैक हो सकती है और वो भी अपनी मर्जी से होती है। ठीक जी, चलिए जी, बी पॉइंट हो गया, ए बी। in valuation process of equity shares, we require the following information। we require the following information। एक फेस वैल्यू पता होनी चाहिए, डिविडेंड पता होना चाहिए, ग्रोथ रेट पता होनी चाहिए, और ग्रोथ रेट नेचर क्या है उसका, नेचर ऑफ ग्रोथ रेट मतलब ग्रोथ रेट कांस्टेंट है या वेरिएबल है, दैट इज वेदर फिक्स्ड ग्रोथ रेट, वेदर फिक्स्ड rate of growth, whether fixed rate of growth or whether variable growth, variable rate of growth। आराम से बैठे, अभी सब बता दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं। फेस वैल्यू तो आप सबको पता ही है जी, हम सी पॉइंट में लिखेंगे। इन केस क्वेश्चन इज साइलेंट, वी विल assume face value is equal to ₹10 for one equity share। एक इक्विटी शेयर के लिए हम फेस वैल्यू को कांस्टेंट मानेंगे ₹10। बेटे पेपर में आएगा, कमर सीधी करके बैठ जाओ, बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। दूसरी बात, डिविडेंड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ये ध्यान रखना है, डिविडेंड कैन बी ऑफ टू टाइप्स। D0 अभी चेक करना पड़ेगा, पास्ट ईयर डिविडेंड होता है, और D1 फ्यूचर ईयर्स डिविडेंड, पास्ट ईयर डिविडेंड और फ्यूचर ईयर डिविडेंड। वो बातें मैंने बताई हुई है कि कैसे पता चलेगा पास्ट ईयर या कैसे पता चलेगा फ्यूचर ईयर। अगर पास्ट ईयर है तो हम उसको D0 बोलते हैं, और अदरवाइज D1 बोलते हैं। D0 ऐसे लिखा हो, लास्ट ईयर डिविडेंड, डिविडेंड हैज already
बीन पेड। फ्यूचर ईयर डिविडेंड लिखाओ, फ्यूचर ईयर डिविडेंड, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड, और डिविडेंड टू बी रिसीव्ड, डिविडेंड टू बी रिसीव्ड। तो बेटे आराम से, एक बच्चा कहते हैं इससे फर्क क्या पड़ता है कि वो D0 या D1 है। मैंने कहा बेटे आप क्या कर रहे हो, आप यहां खड़े हो, एक इक्विटी शेयर होल्डर हो, और आप देख रहे हो कि भविष्य में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, अनंत काल तक मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर्स की लाइफ नहीं होती, परपीचुअल लाइफ होती है। तो आप यहां देखेंगे आपको फर्स्ट ईयर में कितना D1 मिलेगा, सेकंड ईयर में कितना मिलेगा, थर्ड ईयर में कितना मिलेगा, D इनफाइनाइट तक कितना मिलेगा। और इन सभी के बीच में एक सूत्रधार, जैसे पांडवों और कौरवों के बीच में एक सूत्रधार था, कौन? भगवान कृष्णा। ग्रोथ रेट का सूत्रधार है, ग्रोथ रेट का सूत्रधार है। ग्रोथ क्या होती है बेटे? आप जब 10th क्लास में थे तो आपको एक पॉकेट मनी मिलती थी, आपके नंबर अच्छा है तो 11th क्लास में आपके माता पिता ने आपकी 500 रुपए की पॉकेट मनी को 600 रुपए कर दिया, तो 100 रुपीज पर मंथ की ग्रोथ दे दी। ग्रोथ का मतलब होता है जो पहले मिलता था जो अब मिल रहा है उन दोनों का डिफरेंस, इंक्रीज। बेटे एज ए इक्विटी शेयर होल्डर आप मुझे बताइए, क्या आप किसी कंपनी से ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे? फिर आपने इक्विटी शेयर क्यों लिए? इक्विटी शेयर लेने के पीछे एक ही तात्पर्य है, क्या? कि आप ग्रोथ चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस आपकी ह्यूज होती हैं। तो बेटे D1 इज इक्वल टू D0 प्लस ग्रोथ ऑफ D0, D2 इज इक्वल टू D1 प्लस ग्रोथ ऑफ D1। दिल है कि मानता नहीं बेटे? D3 इज इक्वल टू D2 प्लस ग्रोथ ऑफ D2। अब सवाल आता है कि ये जो ग्रोथ रेट आपको दिया गया है, ये ग्रोथ रेट दो तरह के हो सकते हैं। ग्रोथ रेट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। बेटे ग्रोथ रेट दो तरह के